हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है मोशन। और मेरा नाम है रंजीत सिंह चौहान। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन यानी कि हिंदी में कहें तो गति। चलिए सबसे पहले इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले हेडिंग ही हमारी आ जाती है कि मोशन है क्या, व्हाट इज मोशन। चलिए मोशन को समझते हैं। मोशन है क्या। मोशन की अगर मैं बात करूं तो मोशन का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। सपोज कीजिए एक ट्री है जो अपनी जगह पर खड़ा हुआ है और यहाँ से एक कार यहाँ से पास होती है और वो कार पास होके आगे की तरफ निकल जाती है। तो कार में बैठे हुए लोगों के लिए ये ट्री जो है वो सराउंडिंग है और हम मान लेते हैं ये कार जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है इस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग आगे चलता हुआ निकल गया, यानी कि ये जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो ये हम कहेंगे मोशन में है। चलिए इसको लिखते हैं। एन ऑब्जेक्ट An object is said to be in motion if its position changes continuously with respect to किसके रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, with respect to सराउंडिंग या फिर और रेफरेंस पॉइंट मीन्स जिसके अकॉर्डिंग हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो ट्री है वो हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट है। तो इस पॉइंट से हम आगे की तरफ या पीछे की तरफ अगर जाएंगे तो ये हमारे रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। तो हम ये ऑब्जेक्ट जो है वो आगे या पीछे की तरफ मोशन कर रहा है। और रेफरेंस पॉइंट तो हमने जाना कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा था और इसके रेस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट जो है वो खड़ा हुआ है। चलिए तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है और ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में रुका हुआ है। रेस्ट यानी कि रुका हुआ है। लेकिन मैं आपको इस सोचने के लिए एक बात देता हूँ, कमेंट बॉक्स में सोचकर मेरे को आंसर देना कि क्या कोई ऑब्जेक्ट वास्तविक में रेस्ट पोजीशन पर रहता है। चलिए थोड़ा सा और मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। जब हम इस कार में बैठे हुए थे तो ये कार आगे की तरफ जा रही थी, तो हमने ये देखा, जब हम ये कार में बैठ के ये महसूस करेंगे कि ट्री भी जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, यानी कि मोशन कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग जो है ये भी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा होगा, पीछे की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई देगा। तो क्या ये ट्री वास्तविक में रेस्ट पोजीशन पर है। चलिए और थोड़ा सा इसको और डिटेल में बता देता हूँ मैं, बिल्कुल सोचकर मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर देना। हम ये जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है रेगुलर कंटिन्यूस मोशन कर रही है और उस पर हम सभी ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट से मतलब ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमन बींग सभी हैं। तो क्या हम रेस्ट पोजीशन में हैं या कंटिन्यूस मोशन में हैं। और अगर हम कंटिन्यूस मोशन में हैं तो ये ट्री भी क्या रेस्ट में रहा होगा या नहीं रहा होगा, ये आपका आज का सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेस्ट जान लेते हैं। रेस्ट किसको कहते हैं। ए रेस्ट एन object is said to be in rest
कुछ नहीं करना है रेस्ट की डेफिनेशन बनाने के लिए, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा पलट देना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग की पोजीशन में मोशन अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सराउंडिंग की कंपैरिजन में अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ its position does not change with respect to the surrounding, with respect to the surroundings और रेफरेंस पॉइंट, जिसके अकॉर्डिंग वो रेस्ट में है। रेफरेंस पॉइंट, एग्जाम्पल के लिए मैं ये एग्जाम्पल दे सकता हूँ, कार आगे की तरफ जा रही थी, ट्री यहाँ खड़ा हुआ तो ट्री रेस्ट में है और ये कार मोशन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है स्केलर क्वांटिटी। इसी चैप्टर में आगे जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है स्केलर क्वांटिटी। अब हम बात कर लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है क्या। स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें केवल एक वैल्यू होगी और कोई भी डायरेक्शन नहीं दी होगी उस वैल्यू की। चलिए फिर से स्केलर क्वांटिटी को एक बार समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड या कहें तो केवल एक वैल्यू होगी और उस वैल्यू की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, लेकिन वो वैल्यू अपनी प्रॉपर यूनिट के साथ में होगी, यानी कि उस वैल्यू की प्रॉपर यूनिट आपको बताई जाएगी। चलिए लिख लेते हैं, फिर इसके और थोड़ा सा जानते हैं। स्केलर क्वांटिटी are those फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी है which has only मैग्नीट्यूड, जिसका क्या है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, कोई वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। जिसकी केवल एक वैल्यू होगी और कोई भी डायरेक्शन आपको नहीं बताई जाएगी। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड, और ये रिप्रेजेंट की जाएगी एक प्रॉपर यूनिट के साथ में। लिख देंगे इसको भी, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए नंबर के, वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है तो कोई ना कोई नंबर होगा, बाई ए नंबर विद प्रॉपर यूनिट, और उसकी उस नंबर की एक प्रॉपर यूनिट होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट का मास स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास के आपको डायरेक्शन नहीं दी जाएगी कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में मास है कि साउथ डायरेक्शन में है कि ईस्ट डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन उसमें नहीं दी जाएगी। लेकिन जब भी आपको मास बताया जाएगा तो वो आपका ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम इस यूनिट में आपको बताया जाएगा, यानी प्रॉपर उसकी यूनिट आपको दी जाएगी। तो मास क्या है? मास एक स्केलर क्वांटिटी है। और भी एग्जांपल मैं आप ले सकता हूँ, वॉल्यूम है, एरिया है, डेंसिटी है, ये सभी एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटी के। तो चलिए एग्जांपल भी लिख लेते हैं। एग्जांपल, मास, वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी एक्सेट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वांटिटी पर, जो है वेक्टर क्वांटिटी।
देखिए इस पूरे चैप्टर में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को समझना बहुत ज़रूरी है और इससे काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो आपके आगे आएंगे। चलिए वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में वो ये है कि स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताई जाएगी। अभी मैं इसके एग्जाम्पल भी आपको दूंगा। फिलहाल हम डेफिनेशन लिखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी हमारी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपकी डायरेक्शन भी बताई जाएगी। तो लिख सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as डायरेक्शन जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। चलिए एग्जाम्पल्स की बात कर लेता हूँ। एग्जाम्पल है इसका फोर्स। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सपोज करो हमने जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो मैं किसी न किसी डायरेक्शन में लगाऊंगा, या तो इस डायरेक्शन में लगाऊंगा फोर्स, या इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, या इस डायरेक्शन में, या फिर इस डायरेक्शन में। तो फोर्स जहाँ पर भी लगेगा वो आपको किसी न किसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा और इसमें आपकी इस फोर्स की मैग्नीट्यूड यानी कि कोई ना कोई वैल्यू होगी और उसकी डायरेक्शन भी आपको साथ में बताई जाएगी। यानी कि ये क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। और एग्जाम्पल की बात करूं तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम एटसेट्रा, ये सारे जो है वो वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स हैं और ये सारे टर्म्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बड़ी डिटेल के साथ में कि किस तरीके से एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। ये सारे हम डिटेल्ड वाइज इसको जो है आगे अभी पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है वो है डिस्टेंस। जैसे कि हम नॉर्मल टर्म से डिस्टेंस के बारे में हम 8th क्लास में भी हमने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। डिस्टेंस का मतलब है दूरी। लेकिन ये डिस्टेंस होती क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टोटल लेंथ कवर की जाएगी, या दूसरा और सिंपल भाषा में आपको अगर मैं बताऊं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर की जाएगी, जो लॉन्गेस्ट पाथ ट्रैवल किया जाएगा, वही उसका डिस्टेंस होगा। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं इसकी कि डिस्टेंस कवर्ड बाई a body is the total length जो टोटल दूरी कवर करेगा, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, जिस रास्ते पर जा रहा है उसकी टोटल पाथ। अब जिस रास्ते पर भी हम जाएंगे तो सपोज कीजिए ये मेरे पास रास्ता है, मैं इस पॉइंट पर था और मुझे इस पॉइंट पर पहुंचना है, तो ये मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा तब जाके मैं इस पर पहुँच पाऊँगा। यानी कि ये मेरा जो पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा जो पॉइंट है वो फाइनल पॉइंट है। यानी कि मैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुँचने के लिए जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करूँगा, जो सबसे लंबा रास्ता ट्रैवल करूँगा, वही मेरा डिस्टेंस होगा। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ followed by the body
ड्यूरिंग इट्स मोशन बिटवीन, किसकी बिटवीन में, ये मेरी शुरुआती पॉइंट और ये मेरा अंतिम पॉइंट, यानी कि ये इनिशियल पॉइंट और ये मेरा फाइनल पॉइंट। इट्स मोशन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो मैं सबसे लंबा रास्ता ट्रेवल करूंगा, जो मैं टोटल लेंथ कवर करूंगा, वो मेरी टोटल लेंथ जो है वही डिस्टेंस कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको और डिटेल में समझा देता हूं। कि सपोज कीजिए मुझे जो है वही ए से सी तक पहुंचना है या ए से बी तक मुझे पहुंचना है, तो ए से बी तक पहुंचने के लिए मैं या तो सीधा सीधा जा सकता हूं, मैं बिल्कुल सीधा सीधा, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर मैं चलूँ तो मुझे लंबा रास्ता ट्रेवल करना है, तो लंबा रास्ते के लिए अगर मैं जो है इस तरीके से घूम के जाऊँ तब यहाँ पर पहुँचूँ, तो ये सारी जो डिस्टेंस होगी मेरे पास वो सब क्या कहलाएगी, मेरी डिस्टेंस कहलाएगी। एक तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ बिल्कुल सीधा सीधा, और दूसरा मैं यहाँ से थोड़ा सा घूम कर भी जा सकता हूँ। तो एक तो मैंने यहाँ से गया, समझे इसको बात को, एक तो मैं यहाँ से ए से बी पर गया था, ठीक है, और इसी रास्ते तक पर जाने के लिए मैंने ये वाला रास्ता इस्तेमाल किया। अब आपसे कोई अगर ये कह दे कि इन दोनों रास्तों में से आपका जो है वो डिस्टेंस क्या है, इन दोनों रास्तों में आपकी डिस्टेंस क्या है, तो हम डिस्टेंस ए से बी तक पहुंचने के लिए हम जो ये सीधा चलकर आए थे ये नहीं लिखेंगे हम। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में हमने ये बात की है कि हमें लिखना है सबसे लंबा पॉइंट। डिस्टेंस क्या होता है हमारा, वो दूरी जो हमने सबसे ज़्यादा चली है वही हमारी डिस्टेंस होगी। तो सबसे ज़्यादा चलने के लिए सपोज करो ये पॉइंट मैंने मान लिया सी, तो डिस्टेंस हमारी इस समय होगी ए सी प्लस सी बी, ये हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस होगी, ना कि ये वाली पॉइंट। तो डिस्टेंस को समझाने के लिए समझ जाइए कि डिस्टेंस क्या है, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो सबसे लंबा रास्ता मैं ट्रेवल करूंगा वही डिस्टेंस कहलाएगा। ये जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको समझाया कि मैं सीधा भी आ सकता था, यहाँ भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो है आपको जो पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है वो आपका क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन लंबा रास्ता आप ऐसे भी ट्रेवल कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से यहाँ गए, तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारी डिस्टेंस कहलाएगी। चलिए, तो जैसा कि हम ये जान चुके हैं कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, फिर से बता देता हूँ मैं। देखिए स्टूडेंट, अच्छी तरीके से इस पॉइंट को कवर कीजिएगा क्योंकि इससे अभी न्यूमेरिकल्स भी आएंगे डिस्टेंस के बारे में। तो फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में सर्वाधिक तय किया हुआ मार्ग ही डिस्टेंस कहलाता है, यानी कि सर्वाधिक तय की गई दूरी ही डिस्टेंस कहलाती है। यानी कि जितना ज़्यादा हम उसमें चलेंगे, जितना ज़्यादा हम डिस्टेंस कवर करेंगे वही हमारी डिस्टेंस कैटेगरी में आएगा। और इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, यानी कि कहीं भी आप इसमें चल सकते हैं, इधर उधर कहीं भी आप जो है इसमें चल सकते हैं। आप ऐसे भी जा सकते थे, इसमें ऐसे जा सकते थे, ऐसे जा सकते थे, समझ लीजिए इसको। इस पॉइंट को कवर करने के लिए आप ऐसे भी जा सकते थे, ऐसे जा सकते थे, फिर आप यहाँ आ सकते थे। तो ये आपका सर्वाधिक तय किया हुआ मार्ग फिर आपका ये कह रहा था, क्योंकि आप पहले ये गए, फिर ये गए, फिर ये गए। तो जितनी ज़्यादा आप डिस्टेंस कवर करेंगे वही आपकी जो है डिस्टेंस कहलाएगा, और इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम डिस्टेंस के बारे में कुछ जो खास पॉइंट होते हैं वो हम जानेंगे। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है, जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज ए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, विच हैज ओनली
मैग्नीट्यूड, which has only magnitude, no direction, no direction। चलिए और आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस के बारे में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिस्टेंस का वो ये है कि डिस्टेंस आपकी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, यानी कि डिस्टेंस के जो मैग्नीट्यूड होगा वो कभी भी आपका जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगी। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कैन नॉट बी निगेटिव, डिस्टेंस कभी भी आपकी जो है वो निगेटिव नहीं होगी। इट कैन नॉट निगेटिव, ये आपकी कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं होगी इसमें, यानी कि इसमें हमेशा आपकी पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, कभी आपकी निगेटिव वैल्यू नहीं होगी। और डिस्टेंस की अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इसकी एसआई यूनिट जो है वो यूनिट है वो है मीटर। और सीजीएस यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वो होती है सेंटीमीटर। लिख देता हूं, इट्स सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। चलिए डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं आपको बता रहा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि डिस्टेंस जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में तय किया हुआ सबसे लंबा मार्ग होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में तय किया हुआ सबसे छोटा मार्ग होता है, यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट जो है पाथ अगर हम कवर कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में तो वो हमारा डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। लिखते हैं इसको, displacement of a moving body is the shortest path, सबसे छोटा रास्ता, shortest path between initial and final position। कहाँ पर? इनिशियल और फाइनल पोजीशन, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में तय किया हुआ सबसे छोटा मार्ग ही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और जब हम सबसे छोटा मार्ग कवर करने की कोशिश करेंगे तो उस समय हमें डायरेक्शन भी लेनी होगी, क्योंकि छोटे मार्ग कवर करने के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुँचना है, तो एक तो मेरे पास रास्ता है कि मैं यहाँ जाऊँ, फिर यहाँ जाऊँ और फिर यहाँ पर आ जाऊँ मैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, सबसे लंबा रास्ता हो गया। लेकिन मैं डायरेक्ट भी आ सकता हूँ, यहाँ से यहाँ पर आ गया मैं, डायरेक्ट आ गया मैं। और डिटेल में समझते हैं कि सपोज कीजिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड है A, B, C, D। अब इस रेक्टेंगुलर फील्ड में कोई इंसान यहाँ पर इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है और वो ये चाहता है कि मुझे इस पॉइंट यानी कि C पॉइंट पर पहुँचना है। तो इसके लिए उसके पास जो डिस्टेंस कवर कर सकता है वो या तो A से D की तरफ चले, फिर D से C की तरफ चला जाए, या फिर A से B की तरफ चले और फिर B से C की तरफ चला जाए, या उसके पास सबसे छोटा जो रास्ता कवर करेगा वो होगा कि वो डायरेक्ट A से C की तरफ ऐसा चला जाए, यानी कि
इस डायरेक्शन में वो चला जाए। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे छोटा जो रास्ता वो कवर करेगा वो ये रास्ता होगा, और यही रास्ता जो है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो बात समझ में आ गई कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने, यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए तय किया हुआ सबसे छोटा मार्ग ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और इसमें हमेशा आपको डायरेक्शन जो है वो देखनी पड़ती है, यानी कि डायरेक्शन इसमें होगी ही होगी। तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको जो हमेशा ध्यान रखने हैं क्वेश्चंस में, हमेशा जो आपके हेल्पफुल रहेंगे वो है, जैसे कि मैं इसमें आपको बताता ही आ रहा हूँ कि इसमें डायरेक्शन होती है। तो जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन होगी वो क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी है ये। आगे बढ़ते हैं। अब जब ये डायरेक्शन कवर करेगी तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा जो इसको खास पॉइंट है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू भी होगी और नेगेटिव वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, और इवन ये जीरो वैल्यू भी हो सकती है, एंड इवन जीरो। और इसकी वैल्यू जो है वो जीरो भी हो सकती है। कैसे हो सकती है जीरो, देखते हैं। ये दो मैंने पॉइंट ले लिए। सपोज कीजिए ये किसी इंसान का घर है ए पॉइंट पर, और यहाँ पर उसका कॉलेज है, उस इंसान का कॉलेज है जो कि बी पॉइंट पर है। तो कोई इंसान अपने घर से कॉलेज की तरफ निकलता है और शाम को उसी कॉलेज से दोबारा अपने घर आ जाता है, उसी कॉलेज से दोबारा अपने घर आ जाता है। यानी कि तो जो शुरुआत में जिस पोजीशन पर वो था, शाम को भी वो उसी पोजीशन पर आ जाता है। और इस समय जो आपका ऑब्जेक्ट तो गए जिस पोजीशन पर था, शाम को भी उसी पोजीशन पर, यानी कि वो कहीं भी गए ही नहीं। इसका मतलब यानी कि वो पॉइंट, अब ये पॉइंट क्या है उसके लिए, वो जीरो वैल्यू है, यानी कि उसने यहाँ से कहीं भी नहीं जा पाया है वो। तो ये यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो आपकी जीरो वैल्यू आएगी। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के बाद दोबारा लौट के अगर हम उसी पॉइंट पर आ जाते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास जीरो वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट के लिए। यानी कि उसने ट्रैवल तो किया लेकिन दोबारा से वो उसी पॉइंट पर आ गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वैल्यू होगी वो जीरो वैल्यू होगी, यानी कि उसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, वो जिस पॉइंट पर यहाँ पर था वो उसी पॉइंट पर दोबारा वापस है। लेकिन अगर डिस्टेंस अगर यहाँ पर पूछा जाता तो डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता। डिस्टेंस की जो वैल्यू आती वो आती ए टू बी प्लस बी टू ए। तो ये वैल्यू जो है वो आपकी डिस्टेंस के लिए होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वैल्यू जो है वो जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट में आप समझ लीजिए कि जिस पॉइंट पर आप हैं उस पॉइंट से पर अगर आप वापस आ जाते हैं चलने के बाद, तो वो पॉइंट जो वैल्यू है आपकी वो जीरो में वैल्यू आपकी आ जाएगी, यानी कि वो वैल्यू आपकी जीरो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। जो ऐसा यूनिट है डिस्प्लेसमेंट की वो है मीटर। ऐसा यूनिट मीटर, और सीजीएस यूनिट जो है वो है सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट मीटर और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ लिया है। चलिए आइए एक दो इसके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक सिंपल सा, ए मैन मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट
टुवार्ड्स ईस्ट एंड 3 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। कैलकुलेट, तो आपको निकालना है कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को निकालने के लिए सबसे जरूरी है कि आपको डायरेक्शंस का पहले पता होना चाहिए। तो मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ। सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर इस पॉइंट पर खड़े हैं, ये आपका पॉइंट है। इस पॉइंट से अगर आप इस तरफ बढ़ते हैं तो ये डायरेक्शन जो है वो ईस्ट कहलाएगी। ये डायरेक्शन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन है। और इस पॉइंट से अगर आप इधर की तरफ चलते हैं तो ये है आपके लिए वेस्ट। और ऊपर की तरफ अगर आप चलते हैं तो ये है नॉर्थ। और डाउनवर्ड अगर आते हैं तो ये है साउथ। चलिए, तो हम देखते हैं कि ए मैन मूव्स 4 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट। वो कितना चला ईस्ट में? 4 मीटर। सपोज कीजिए यहाँ पर जो पॉइंट हमने लगा दिया, ये डिस्टेंस हो गई इसकी 4 मीटर की। उसके बाद 3 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ और 3 मीटर चला कहाँ पर? नॉर्थ में। अब इस पॉइंट से, क्योंकि यहाँ ये फाइनल पॉइंट था, तो यहाँ से वो कहाँ पहुँचा? वो पहुँचा है कितना? 3 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। सपोज कीजिए इस पॉइंट पर, यहाँ पर ये हो गया 3 मीटर। तो सपोज कीजिए ये पॉइंट मैंने मान लिया ए, ये मान लिया मैंने बी, ये मान लिया मैंने सी। तो आपको निकालना है कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आपको डिस्टेंस के लिए बताया था कि वो लंबा मार्ग जो हम कवर करेंगे वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। तो लंबा मार्ग तो यही है, आपने पहले यहाँ से यहाँ गए और फिर आप यहाँ से यहाँ चले गए। तो ये क्या होगा आपके लिए? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सबसे छोटा मार्ग। तो सबसे छोटा मार्ग मतलब आपके पास, मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के लिए सबसे छोटा मार्ग जो हम कवर करेंगे वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो सबसे छोटा मार्ग आप कवर करेंगे वो होगा आपके लिए डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पॉइंट तो आपका यही था और फाइनल पॉइंट है आपका ये सी पॉइंट। तो इस सी पॉइंट पर पहुँचने के लिए अगर मैं ऐसे चलाऊँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है आपके लिए? डिस्प्लेसमेंट है। और ये क्या है आपके लिए? डिस्टेंस। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस आपके लिए क्या हो गई? ए बी प्लस बी सी। अब ए बी क्या दूरी है आपकी? 4। बी सी की दूरी कितनी है? 3। तो दोनों की डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास? 7। ये 4 मीटर था और ये 3 मीटर, तो 7 मीटर आपने डिस्टेंस कवर कर ली। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। देखिए यहाँ यहीं पर आपके क्वेश्चंस और थोड़े से टफ की तरफ बढ़ते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट जो निकालनी है आपको वो कैसे निकालनी है? ध्यान से देखिए कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है जो कि कहलाती है पाइथागोरस थ्योरम। और इस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज जो होती है वो इन दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर, यानी कि स्क्वायर ऑफ दी सम्स बराबर होती है। तो चलिए निकालते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। AC का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा AB के स्क्वायर के प्लस PC के स्क्वायर के। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। AB की वैल्यू क्या है? 4 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर। 4 4 जा कितने होते हैं बताइए? 16 प्लस 3 3 जा 9। तो ये वैल्यू हो गई जाके आपके पास तो ये वैल्यू आपके पास निकल के आ गई 25।
तो AC स्क्वायर इक्वल टू है आपके पास 25। अगर मैं स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र करता हूँ तो ये हो जाएगा √25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास AC इक्वल टू 5, यानी कि AC की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई आपके पास 5 मीटर, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो है हमारे पास 5 मीटर और जो डिस्टेंस थी वो हमारे पास निकल के आई 7 मीटर। चलिए उम्मीद करता हूँ आगे के न्यूमेरिकल्स आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल गौरी क्लासेस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।